हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है जिसमें हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन। उसमें हमने डिस्कस किए थे 20 क्वेश्चन। आज हम 20 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से नीट एग्जाम में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का 21 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू दी टू नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग। ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल एंड केल्विन साइकिल। ऑप्शन बी यहाँ पर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑप्शन सी यहाँ पर है सिट्रिक एसिड साइकिल एंड केल्विन साइकिल। एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड यूरिया साइकिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दोनों एक ही चीज़ के नाम है। यानी सिट्रिक एसिड साइकिल बोले या हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोले, वो एक ही नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन यहाँ पर साइटोक्रोम साइटोक्रोम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर मेटेलोफिलोप्रोटीन। ऑप्शन बी यहाँ पर आयरन कंटेनिंग पोरपायरिन पिगमेंट। ऑप्शन सी यहाँ पर है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है लिपिड। तो साइटोक्रोम को मैंने आपको बताया कि साइटोक्रोम क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पोरपायरिन पिगमेंट होता है। क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पोरपायरिन पिगमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइटोक्रोम P450 इज रॉन्ग। यानी साइटोक्रोम P450 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन है यहाँ पर इट इज़ ए कलर्ड सेल। ऑप्शन बी है इट इज़ एन एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर है इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन डी यहाँ पर है इट कंटेन्स आयरन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए कलर्ड सेल। ये इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू दी क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह इंटरमीडिएट जो कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से आपस में लिंक करता है यानी कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर होगा एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है? ये ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से क्या करता है? कनेक्ट करता है। यानी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऐड होगा तो सिट्रिक एसिड बनेगा और वह क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटाइल कोएंजाइम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रेब्स साइकिल्स द FAD पार्टिसिपेट्स एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि क्रेब्स साइकिल में जो FAD जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, लेकिन वो कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी, सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। जब सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो FAD जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है इन क्रेब्स साइकिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस इज। यानी कि ATP जो सिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जो करेक्ट सीक्वेंस है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना, ATP सिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जो सीक्वेंस होता है वो होता है, सबसे पहले आता है साइटोक्रोम B, उसके बाद आता है साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम C, उसके बाद साइटोक्रोम A, उसके बाद आता है साइटोक्रोम A3, सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है साइटोक्रोम A3। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? साइटोक्रोम B, फिर C में दो होते हैं C1 और C, और A में भी दो होते हैं A और A3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन 1992 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन वाज अवार्डेड टू एडमंड एच फिस्टर एंड एडविन जे क्रेब्स फॉर देयर वर्किंग कंसर्सिंग। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया था किसको? फिस्टर और एडविन को। किसके लिए दिया गया था? कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सिबल प्रोटीन फास्फोराइलेशन एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म के लिए इन्हों को 1992 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 28, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, या हम बोले क्रेब्स साइकिल इज, यानी क्रेब्स साइकिल बोले या सिट्रिक एसिड साइकिल बोले तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, वो कौन सा होता है? तो क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड जो साइकिल जो होता है, इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है CO2 एंड H2O। क्या होता है? CO2 एंड H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 प्लस H2O। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इन प्रोडक्शन ऑफ, यानी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान किसका प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है यहाँ पर वो हमें बताना है। तो हम सभी को पता है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है इसके दौरान ATP का फॉर्मेशन होता है, और वो ATP का फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ पर होता है? रेस्पायरेशन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ATP इन रेस्पायरेशन। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन गिवन यहाँ पर एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन आर, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है हमें वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। CO2 जल एंड जो ऊर्जा है वो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पायरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। यहाँ पर क्या पूछा है कि जो रेस्पायरेटरी चेन में जो साइटोक्रोम जो होता है वो कौन सा है जो कि लास्ट में ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को कौन सा डोनेट करता है वो हमें यहाँ पर बताना है। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ATP सिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम C1, उसके बाद आता है साइटोक्रोम C, देन साइटोक्रोम A, देन उसके बाद आता है साइटोक्रोम A3, यानी लास्ट में क्या होता है? साइटोक्रोम A3। तो साइटोक्रोम A3 जो होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स बिफोर पाइरूवेट एंटरिंग क्रेब्स साइकिल्स इज चेंज टू, यानी कि वह कनेक्टिंग लिंक जो कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल को आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन पाइरूवेट क्या है? उस जो पाइरूवेट यानी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पाइरूविक अम्ल जो बनता है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है जो कि कनेक्टिंग लिंक होती है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल को एंजाइम। एसिटाइल को एंजाइम जैसे ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कनेक्ट होगा तो उससे बनेगा सिट्रिक एसिड, देन क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन की मीनिंग, The three boxes in this diagram represent at three major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrows represent net reactant और products। अब यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर एरो जो है वो कि नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज और ये पाथवे ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को। पाथवे बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्रेब्स साइकिल को, एंड पाथवे सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एरोस नंबर 4, 8 एंड 12 कैन ऑल बी, यानी 4, 8 और 12 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ATP। क्या होगा? ATP इज द राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 गिवन यहाँ पर द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS का जो मेन जो गोल जो होता है वो किसका प्रोडक्शन करने का होता है, किसका निर्माण करने का होता है। तो इन तीनों का जो मेन जो गोल होता है वो होता है ATP निर्माण का। क्या होता है? ATP निर्माण का, यानी ATP फॉर्मेशन का। और वो ATP फॉर्मेशन भी किस में कि स्टेप वाइज, यानी कि छोटे छोटे स्टेप में होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। तो डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and H2O yield कितना दिया है? 686 किलो कैलोरी। एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन द एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ ATP इज
12 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो जो 1 मोल जो होता है, 1 मोल एटीपी में कितना होता है, 12 किलो कैलोरी। कितना होता है, 12 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर देखिए 12 किलो कैलोरी यहाँ पर 1 मोल में होता है, तो एटीपी के कितने अणु बनेंगे, एटीपी के कितने अणु यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 686 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर एक अणु एटीपी के कितने हो जाएंगे, तो 686 में यदि हम 12 का भाग दें, 12 से डिवाइड करें, तो हमारे पास आंसर जो निकल कर आएगा 57.1 के लगभग इतना निकल कर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 57। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेज या कौन सी प्रोसेस के दौरान सबसे ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एडीपी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो डी इज़ दी राइट आंसर, डी इज़ दी राइट आंसर। इसके दौरान सबसे ज़्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के द्वारा एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान या एरोबिक ऑक्सीडेशन के दौरान कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 38। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 गिवन यहाँ पर, नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पायरेशन इज। यहाँ पर भी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38 मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, डी इज दी राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो डी इज दी राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर क्वेश्चन की बीन है, व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज डिसइंटीग्रेटेड व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। यानी कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को डिसइंटीग्रेटेड किया जाता है तो कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 किलो कैलोरी। याद रखना, एटीपी के 1 फॉस्फेट बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7 किलो कैलोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन है यहाँ पर ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी यहाँ पर है कीटोजेनिक एमिनो एसिड, ऑप्शन सी यहाँ पर है ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है एमाइलोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 41। यहाँ पर क्वेश्चन है, आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज। यानी एक ग्लूकोज के द्वारा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम NADH एंड FADH2 इन। यानी कि 32 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो NADH एंड FADH2 द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेटरी चेन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 गिवन यहाँ पर, व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इट चेंज। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो 38 एडीपी मॉलिक्यूल्स इंटू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 43, आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। ऑप्शन बी यहाँ पर है 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पर है 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 क्रेब्स साइकिल एंड ऑप्शन डी यहाँ पर है ऑल आर फॉर्म इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, वो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
EMP कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ, EMP जो है कितनी मात्रा में ATP का प्रोड्यूसर करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 ATP। EMP का मतलब क्या है यहाँ पर? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो होता है 8 ATP। इसमें क्या होता है 2 ATP तो डायरेक्टली बनते हैं एंड 2 NADH2 बनते हैं। तो 2 NADH2 का मतलब क्या है कि 6 ATP, यानी कि 1 NADH2 जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 3 ATP होते हैं, तो 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 6 ATP। तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएंगे? 8 ATP। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अब जितने भी ये दिया है यहाँ पर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबसे पहले कॉमनली जो लास्ट में जाके कन्वर्ट होंगे वो होंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। सभी के सभी लास्ट में जाके एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे, तभी ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए कॉमन क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पायरेशन मेडिएट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसके जैसा ये पूछा गया है नीट 2016 एंड ये क्या है? नीट 13 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों रिपीट हुए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिर से एसिटाइल कोएंजाइम। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 गिवन यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेटरी पाथवे इज एप्रियोरेटरी टर्म। तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन है उसको हम किस टर्म के द्वारा संदर्भित कर सकते हैं? तो इसको बोलते हैं हम एम्फीबोलिक पाथवे। क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर्स बाई ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइऑक्जेलेट साइकिल। जो फैटी एसिड जो होता है वो शुगर में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो कौन सा साइकिल है? फैटी एसिड से शुगर्स में कन्वर्ट होना, तो उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं और उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जेलेट साइकिल। तो डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 49, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबोलाइज इज। इन सभी का लिंक जो होता है ये सारे के सारे कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, तभी ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल कोएंजाइम। अब आप देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर गिवन है NADP प्लस इज रिड्यूस टू NADPH। तो यहाँ पर क्या है कि NADP प्लस जो है NADPH में किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। इसको बोलते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। तो इसके द्वारा NADP प्लस जो है NADPH में कन्वर्ट होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 गिवन यहाँ पर रेस्पायरेटरी क्वाशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मेटिन इज। ट्राइपाल्मेटिन की जो रेस्पायरेटरी क्वाशेंट जो वैल्यू क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.7। क्या होगा? 0.7। ट्राइपाल्मेटिन होता क्या है? C51 H98 O6। अब जैसे ही ये कन्वर्ट होता है CO2 और H2 में, तो इसमें 145 क्या O2 यूज़ होती हैं और 102 क्या है? CO2 बनती है। तो R की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? CO2 में भाग देते हैं हम O2 का, तो इसमें जब हम भाग देंगे 102 में 145 का, तो हमारे पास निकल के आएगा 0.7। क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है एपरेटस टू मेजर रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड RQ इज। यानी कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम रेस्पायरेशन एंड RQ को मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेस्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? रेस्पायरोमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53। RQ इज रेशो ऑफ, यानी रेस्पायरेटरी क्वाशेंट जो अनुपात होता है उसको हम किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया हम क्या है कि CO2 में भाग देते हैं O2 का, यानी जितनी CO2 प्रोड्यूस होती है और जितनी O2 कंज्यूम होती है, यानी जितनी O2 का यूज़ किया जाता है, तो
O2 का हम भाग देते हैं CO2 में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर क्वेश्चन की है RQ, फिर से वही क्वेश्चन, RQ क्या होगा, CO2 अपॉन O2, क्या होता है CO2 अपॉन O2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 अपॉन O2, क्या होगा, सी इज दी राइट आंसर। तो ये थे 54 क्वेश्चंस जो कि रेस्पायरेशन इन प्लांट से लास्ट जितने भी ईयर हैं उसमें पूछे गए हैं नीट एग्जाम में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।